ये है कि हमारा ये जो टॉपिक है मल्टीप्लायर का, हम इसको ये कहते हैं कि जी हकीकत बात ये है कि कहा यह जाता है कि एक छोटी सी चेंज इन्वेस्टमेंट में आ जाए तो आमदनी में बहुत इजाफा होता है। तो कहते हैं कि चेंज इन रियल इनकम, change in real income in response to change in investment. Change in real income in response to change in investment. कहने का मतलब ये हुआ कि रियल इनकम में वो इजाफा जो इन्वेस्टमेंट में इजाफे की वजह से हुआ है। हकीकत बात यह है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी तब्दीली लाते हैं उसके नतीजे में इनकम में बहुत ज्यादा तब्दीली आती है, यानी इन्वेस्टमेंट आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफे का बाइस बनता है। उसकी वजह यह है कि एक मशीन जो आप एक दफा ले लेते हैं वो एक साल आमदनी थोड़ी देती है, वो तो नंबर ऑफ टाइम्स इनकम देती है। लिहाजा इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हैं उसके नतीजे में आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ती है, रियल इनकम या रियल आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ती है। लिहाजा इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम में इजाफा होता है, तो यही बात यूं कही जा सकती है कि इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जितनी इनकम ज्यादा बढ़ेगी उतनी इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होता चला जाएगा। तो जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उतना इनकम में भी इजाफा होता चला जाएगा। तो आप ये कहते हैं कि हकीकत में इनकम इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम इन्वेस्टमेंट पे बेस करती है, इनकम इन्वेस्टमेंट पे बेस करती है। तो कैसे बेस करती है, इसको हम अभी टॉपिक को जारी रखते हैं। किस इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टमेंट की गई, सवाल ये है कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है। तो एक बंदा कहता है कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की गई है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 बिलियन, 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई। हम कहते हैं अच्छा जी 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, क्या नतीजा हुआ उसका। कहते हैं जी मैंने 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की, अपनी इकोनॉमी। बड़ी हैरानगी की बात यह कि इनकम में इजाफा हुआ 300 बिलियन का। लगाया 100 बिलियन, आमदनी में बढ़ी 300 बिलियन। अब सवाल यह है कि कितना फर्क पड़ा और मल्टीप्लायर कितना बड़ा लगा। तो हम कहते हैं, हम तुम्हें अभी बता देते हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है। मल्टीप्लायर की वैल्यू छोटे के से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल के से। हम कहते हैं यार इसकी वैल्यू है डेल्टा वाई ओवर आई, यानी 300 बिलियन का तुम्हें फायदा हुआ 100 बिलियन लगा के, तो भाई तुम्हारा मल्टीप्लायर 3 गुना होता है, इसकी वैल्यू 3 बनेगी। उसके बाद मेरे पास ये तो थे चाइना वाले, फिर आगे कोरिया वाले। कोरिया वाले मुझे कहने लगे कि जी हमारा तजर्बा ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी में पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है ऑफ 100 बिलियन, और हमारी इकोनॉमी ने हमें प्रोड्यूस करके दिया। गप्पे लगाते हैं ना, बात बढ़ के करते हैं, कहते हैं जी 400 बिलियन।
तो आप बताएं मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या बनी। तो मैंने उन्हें कहा जी आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है ना वो ये बनी है k इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा i इज इक्वल टू 400 बाय 100। तो आपकी वैल्यू बन गई 4। ठीक है जी। तो इससे पता लगा कि किसी इकोनॉमी में 1 रुपया लगाते हैं तो 3 का फायदा हो रहा है, किसी इकोनॉमी में 1 रुपया लगाते हैं तो 4 का फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लायर का असर तो है, यानी कई गुना ज्यादा इजाफा होता है। इसलिए हमने कहा है कि मल्टीप्लायर का मतलब है चेंज इन रियल इनकम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी k इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा i, डेल्टा y ओवर डेल्टा i। दिस इज व्हाट अवर मल्टीप्लायर। एक किताब में या आपकी किताब में एक और तरीका भी लिखा हुआ है मल्टीप्लायर का, लेकिन इसका मतलब ये था कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट जितनी करोगे आमदनी उससे बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये लिखा हुआ है कि इनकम इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जितनी तुम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे उतनी आमदनी ज्यादा होगी। अब मैं इसकी एक सिंपल सी मिसाल देता हूं आपको। देखिए कभी आपने ये सोचा हो कि आपका जो कभी आपने उससे पूछा हो कि तुम्हारी आमदनी कम क्यों है। मैंने एक दो पूछा एक स्ट्रीट हॉकर से कि भाई तुम्हारी आमदनी कम क्यों है। वो कहता बाबू जी गल है वे थोड़े जे पैसे होंगे ने, मैं थोड़ा जा फल लिया ना ते आमदनी घट जाती है, रात को आमदनी थोड़ी होती है। मैंने कहा अच्छा चलो। ऐसे ही मैंने मोहल्लेदारों को बताया कि जी ये कह रहे हैं। मोहल्लेदारों ने कहा, ये मेरे पुराने मोहल्ले की बात, उन्होंने कहा यार ऐसे करते हैं सारे पैसे मिलाते हैं इसको, सुबह मंडी जाने लगे थोड़े पैसे दे देते। लो जी मुझे याद है कि हमने उसे पैसे इकट्ठे करके 10,000 रुपया दे दिया। 10,000 रुपया हमने उसे दे दिया। उसके बाद ध्यान भी नहीं रहा, मैं पढ़ाने में लगा रहा। तो हमने उसे पूछा कि तकरीबन 2 माह बाद, तो 2 माह बाद हम क्या देखते हैं कि उसने फल लाने जाने के लिए रिक्शा खरीद लिया। मैंने कहा आप इससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी बाबू जी बात ये आपने हमें दिया था 10,000, मैंने 8,000 की रेडी ले ली और जो पैसे मेरे पास थे उसका फल भी उसके ऊपर डाला और वो मैं लेके गया। तो जनाब मेरी रोज की आमदनी होती थी 500 रुपये, अब मेरी आमदनी हुई 5,000। चूंकि मैं रेडी पे लगा रहा था फल भी ज्यादा था, तो 5,000 रुपये पर डे बच रहा था। मैंने 2 महीने पैसे जोड़े और ये एक सेकंड हैंड रिक्शा ले लिया। अब मैं फल लेने रिक्शे पे जाता हूँ, फैमिली को भी सैर कराता हूँ। तो मुझे इससे अंदाजा हुआ कि यार अगर वो जो बंदा फल लेने गया उसको 2,000 दिया, आज वो तकरीबन कोई 1,20,000 का रिक्शा भी उसने खरीद लिया है जी। और उसके साथ साथ उसने अपनी फैमिली के लिए अरेंजमेंट भी कर लिया और अब उसकी रोज की आमदनी तकरीबन जो है 7-8-10,000 रुपये है। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जाए तो आमदनी में कितना इजाफा होता है। वो गरीब क्यों था, उसकी गुर्बत की वजह ये थी कि बेचारे के पास फल लाने के लिए 800-900 रुपया था, उसका वो फल लाता था, 6-20 रुपये लगाता था, थोड़े से पैसे बचते थे। अल्टीमेटली अगले दिन की इन्वेस्टमेंट फिर कम होती थी। वही इंजेक्शन वाली अप्रोच जो हमने पढ़ी थी सर्कल फ्लो ऑफ इनकम में, कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट डाली तो जनाब साथ ही फल ज्यादा आया, बिका और पैसे बढ़ गए। यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में की जाए तो बहुत ज्यादा इजाफा होगा इनकम में। इसलिए हम कहते हैं इनकम बेस करती है इन्वेस्टमेंट पे, कि उसको इन्वेस्टमेंट मिली तो उसकी आमदनी बढ़ गई। इसी तरह हम ये कहते हैं कि ए चेंज इन रियल इनकम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, भी रियल इनकम में उतना चेंज आएगा उस हिसाब से जितनी तुम इन्वेस्टमेंट करोगे। और अगर तुम चाहते हो कि इनकम ज्यादा हो तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे इनकम कई गुना बढ़ेगी। जिसमें एक एग्जांपल हमने ये दी कि जनाब 100 बिलियन लगाया 300 बिलियन हो गया, 100 बिलियन लगाया 400 बिलियन हो गया। तो मल्टीप्लायर की एक वैल्यू 3 आई है, एक जगह 4 आई है, एक मुल्क में 3 है एक में 4 है। आपकी किताब में मल्टीप्लायर निकालने के 2 तरीके और दिए हुए हैं। एक तरीका ये दिया हुआ है कि लिखा हुआ है एन अदर वे टू थिंक, मैं भी ऐसे लिख देता हूं एन अदर वे टू थिंक। चलिए सोचते हैं दूसरे तरीके से कि डेल्टा y इज इक्वल टू
डेल्टा वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय आई इंटू 1/1 माइनस MPC, या कहता है कि MPC की वैल्यू नहीं तो नहीं ना आपके लिए, MPC का तो अब आपको पता है ना कि MPC क्या होता है। क्यों बच्चों, MPC क्या होता है ये तो पता है ना आपको। ठीक है, तो यूं भी तो लिख सकता हूं ना मैं, अगर यूं लिख दूं, अगर मैं यूं लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। फर्ज करो मैंने यूं नहीं लिखा, इस तरह लिख दिया, तो क्या ये सही है? जरा चेक करना है मैं सही लिख रहा हूं। मशवरा ही सही, चलो मशवरा भी देना चाहिए, इसकी भी बड़ा फायदा होता है। क्या ये भी ठीक है? क्यों बच्चों, कि 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है? 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है जी? MPS के बराबर होता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन मैंने फौरी तौर पे सोचा कि एकदम से इन्वेस्टमेंट को कंजम्पशन पे क्यों ले गए आप? यानी आप इन्वेस्टमेंट इनकम कर रहे थे, एकदम कंजम्पशन पे ले गए बात। तो वो जो इकोनॉमिस्ट है उसने ये लिखा था, उसने लिखा था कि देखो अकल की बात करो, छोटी सी बात है, और वो ये है कि कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन इज इनकम ऑफ द अदर। एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे की इनकम होती है। मुझे उसे समझ नहीं आई। इस पर मैं कॉलेज रोड से आ रहा था, मैंने एक फ्रूट वाले से पूछा, मैंने कहा यार मेरे प्रोफेसर ने ये बात बताई है कि कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ द अदर, इसका मतलब क्या है? वो कहता बाबूजी बड़ी सिंपल सी बात है, आप मेरे से 2 दर्जन ऑरेंजेस खरीदो। मैंने कहा ठीक है, मैंने खरीदे। उसने कहा ये जो 2 दर्जन ऑरेंजेस हैं ये आपने खरीदे हैं 240 रुपए में, ये 240 रुपए आपके क्या है? मैंने कहा कंजम्पशन। उसने पकड़ के अपनी जेब में डाले, पूछा मेरी क्या है? कहा हाँ तुम्हारी इनकम है ये। फिर मुझे समझ आई बात है, बड़ी सिंपल सी बात समझाई, बड़ी अच्छी बात समझाई मुझे फल वाले ने, कि सर बात ये है कि ये 240 रुपए आपने मुझे दिए, 2 दर्जन किनुओं के। मैंने कहा जी ठीक है दिए, तो ये आपकी क्या है? मैंने कहा कंजम्पशन। उसने जेब में डाल के पूछा मेरी क्या है? मैंने कहा इनकम। तो ये बात हो गई क्लियर कि एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे की क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है ना बच्चों। ये बात वो मुझे कहने लग गया। मैंने कहा अच्छा यार बंदा तो वाकई समझदार लग रहा है, तो इसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन बात मानने से पहले भी तो एक बात समझनी पड़ेगी ना, कि ठीक है ये बात जो है वो हम यूं कह देते हैं कि सारी बात का लुबे लुबाब चेंज, ओए किधर चला गया, चेंज इन नेशनल इनकम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की डेफिनेशन चेंज इन नेशनल इनकम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन, नेशनल की बजाय रियल इनकम भी लिख दो, वो भी ठीक है, रियल भी सही है, नेशनल नहीं लिखना। तो चेंज इन रियल इनकम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, और यहाँ पे आई इन्वेस्टमेंट है, वाई इनकम है, और हम कह रहे हैं इनकम इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अब जो ये बात है अगर ये समझ आ गई है तो जरा एक दो सवालों के जवाब दे दो। ये सवाल का मतलब क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डिस्कस। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या चीज डिस्कस करता है? शाबाश, किन 2 चीजों का रिलेशनशिप बताता है? शाबाश जी बच्चों, कौन सा ऑप्शन लेना है मैंने? क्वेश्चन बैंक का 91 जी, शाबाश, सब बच्चे एग्री हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। तो चलो आप सारे ही एग्री हो तो फिर मैं भी एग्री कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर स्प्रिंग 12 में भी आया सवाल। क्या है इस सवाल का मतलब? क्या स्प्रिंग 12 में द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डिस्कस, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर क्या डिस्कस करता है? शाबाश, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डिस्कस करता है इनकम और इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक, ठीक है जी। चलो स्प्रिंग 14 में आया, मल्टीप्लायर मेजर द रिलेशनशिप एन इंक्रीज इन इनकम कॉज बाय इंक्रीज इन, शाबाश। अब कौन सी ऑप्शन है?
ऑप्शन अभी भी बी ही आ रही है। इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है एग्जामिनर को बड़ा पसंद है कि ऑप्शन बी पे रखी जाए। ठीक हो गई जी बात। चलो मान लेते हैं भाई, एग्जामिनर बड़ा है, हम बच्चे हैं, उसकी बात मान लेते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा बच्चों, चलो अब तफसील से बात करते हैं। एमसीक्यूज तो आसान से थे, मैंने कहा इनको पहले भड़का देते हैं। अब बात यह है जी, यहां तक बात पहुंच गई थी कि एक बंदे की इनकम दूसरे की कंजम्पशन होती है। चले इस हवाले से अगर ऐसे है तो ऐसे से मैं यहां रख लेता हूं टाइम। यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4 ऑनवर्ड। पूछते हैं जनाब कि कितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो कह रहे हैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा वो पहले तो इनकम बनेगी ना। मैं कहता चलो जी इंक्रीज इन इनकम हो गया। मैं यहां लिख देता हूं इंक्रीज इन इनकम। इनकम है जी 100 बिलियन, मान लिया 100 बिलियन। ठीक है जी, 100 बिलियन इनकम बन गई। बात यह है कि अगर आप ये कहते हो कि मेरी एमपीसी की वैल्यू 0.75 है और मेरी एमपीएस की वैल्यू फिर कितनी होगी? अगर एमपीसी की वैल्यू 0.75 है तो एमपीएस की वैल्यू 0.25 होगी। लिख देते हैं 0.25। डन हो गया जी। अब इनकम 100 आए और आप खर्च करें, आपका एमपीएस 0.75 हो तो कितना पैसा खर्च करेंगे आप 100 बिलियन में से? 100 बिलियन आया, एमपीएस है 0.75, तो ये कॉम 75 बिलियन खर्च करेगी, 25 बिलियन सेव कर लेगी। ठीक हो गया जी। अब एक बंदे की आमदनी दूसरे की क्या क्या बन, एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे की क्या बन जाएगी? एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे की क्या बन जाएगी? इनकम। तो अगले के पास फिर चली गई, इनकम बन गई 75। अब वो खर्च करेगा 56.25 और सेव कर लेगा 18.75। फिर ये अगले टाइम फिर बन जाएगी इनकम। ठीक है जी, ये इनकम बन गई 56.25, तो ये हो जाएगा 42.19। सेविंग हो जाएगी 14.06। फिर अगले की ये क्या बन जाएगी? इनकम 42.19। ठीक है जी, तो 31.64 कंज्यूम कर दोगे और सेव कर लोगे 10.55। इस तरह यह सिलसिला चलता रहेगा। जो इनफरादी तौर पे 100 बिलियन लगा था, मुईशत उसको बहुत आगे बढ़ा देगी। कई दफा हाथों से पैसा गुजरेगा और वो इनकम कंजम्पशन करता 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मुझे यहां वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं ये करूं कि जनाब 100 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, 100 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, 1/1 माइनस एमपीसी कर दूं। ठीक है जी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई की, या मैं आई को मल्टीप्लाई कर दूं 1/1 एमपीएस के साथ तो भी ठीक है। तो ये 100 है और 1/0.25 है, तो ये बन जाएगा आपका 10 इंटू 4, ये बन जाएगा 400। तो यहाँ आ जाएगा 400। 400 का 0.75 यहाँ पे आ जाएगा
300 और 0.25 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 बिलियन। तो ये इसकी डिटेल आ गई। अब देखिए, इस तरह उसने ये कहा था कि 100 बिलियन की मैंने इन्वेस्टमेंट की और 400 बिलियन की आमदनी को हमने कमा ली। ठीक है जी, यानी 100 बिलियन की मैंने इन्वेस्टमेंट की, इनिशियली इकोनॉमी में पैसा लगाया और मैंने 400 बिलियन कमा लिया। ये थी उसकी लॉजिक। दिस वाज द लॉजिक, दैट वाज वेरी वेरी सिंपल थिंग, बड़ी आसान सी बात थी। क्या ख्याल है बच्चों? तो इसको उसने कह दिया कि ये है हमारा जो है वो मल्टीप्लायर, जो मल्टीपल टाइम इनकम में इजाफा कर देता है। ठीक है जी। हाँ, y इंटू यानी इनिशियल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय 1/MPS, तो ये आ गई आपकी इनकम। तो अब्दुल आप भी सही कह रहे हैं, नए नए फार्मूलाज बना रहे हैं, आपको मैथमेटिशियन बन जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, तो ये हो गया जी हमारा इनिशियल। तो अब हमें बात समझ आई कि मल्टीप्लायर है क्या। तो हम कहते हैं जी मल्टीप्लायर बुनियादी तौर पे बात ये है कि जो हमने बात की है कि मल्टीप्लायर चेंज इन रियल इनकम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। Delta y over delta I equals to value of the multiplier. If we change nominal change in investment, that brings many times change in income. Income is based on investment and therefore we say कि अगर 100 बिलियन लगाओगे 300 बिलियन बचा तो फिर ये वैल्यू है, अगर 100 बिलियन लगाया 400 बिलियन बचा तो फिर ये वैल्यू है। और मल्टीप्लायर की एक वैल्यू ये निकल सकती है, एक इस तरह से निकल सकती है, एक इस तरह से निकल सकती है। तो ये हमने इसके अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केजुअल। हमने इसको स्केजुअल की मदद से एक्सप्लेन कर दिया। अब रही बात ये कि अगर आप इसको जो है इसकी अजम्पशंस पे बात करते हैं कि इसकी अजम्पशंस क्या थी, तो अजम्पशंस वैसे तो शुरू में बतानी चाहिए, लेकिन आप ये जानते हैं कि अजम्पशंस बाज़ औक़ात बाद में बताना ज़्यादा मुफीद रहता है। उसकी वजह यह है कि चीज़ें ज़रा आसान लगती हैं बच्चों को। तो चलते हैं जी अजम्पशंस पे बात करते हैं कि इसकी अजम्पशंस क्या। पहली बात तो यह है कि इसके लिए हमें अजम्पशंस यानी मफरूजात जिसकी बुनियाद पे हमने इसे प्रूव करना है। पहली अजम्पशन ये है कि एमपीसी की वैल्यू फिक्स्ड है। एमपीसी वैल्यू इज फिक्स्ड। एमपीसी की वैल्यू फिक्स्ड है, जैसे कि हमारे केस में एमपीसी की वैल्यू जो थी वो कितनी थी आपको याद है? शाबाश। एमपीसी की वैल्यू चेंज नहीं होती और हमारे केस में इसकी वैल्यू थी 0.75। तो एमपीसी की वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है जी। दूसरी अजम्पशन ये है कि रिपीटेड इन्वेस्टमेंट होती है। जिसके पास भी पैसे जाते हैं वो किसी मटके मुटके में नहीं रखता, वो आगे फिर खर्च कर देता है। रिपीटेड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में रिपीटेड इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है जी। इकोनॉमी is working with capacity। इकोनॉमी कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। ऐसा नहीं कि उसके प्लांट्स में कैपेसिटी नहीं, एग्जॉस्टेड कैपेसिटी नहीं इकोनॉमी की, यानी इकोनॉमी वहां नहीं पहुंच गई जिसको लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, YF के ऊपर। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पे नहीं है इकोनॉमी, इकोनॉमी से पीछे। इकोनॉमी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से पीछे काम कर रही है, उससे आगे नहीं। ठीक हो गई जी बात। तो पहली बात हमारी एमपीसी की वैल्यू फिक्स्ड है, चेंज नहीं होती। दूसरी बात यहाँ रिपीटेड इन्वेस्टमेंट हो रही है।
तीसरी बात यह है कि इकोनॉमी इज वर्किंग विद कैपेसिटी, इकोनॉमी में कैपेसिटी मौजूद है। ठीक है जी, मैंने इसको कहीं गलती से नोट्स में लिख दिया है एक्सेस कैपेसिटी। सो आपने ये लिखना है कि वर्किंग विद कैपेसिटी, इकोनॉमी कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। वैल्यू ऑफ एमपीसी शुड बी हाई, वैल्यू जो एमपीसी की हाई होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए 100 रुपये में से 0.75 थी तो 75 रुपये खर्च हुए, लेकिन अगर ये 0.3 होती तो सिर्फ 30 रुपये खर्च होते, बाकी सेव हो जाते। तो वो तो डायरेक्ट ही लीकेज हो जाना था, वो तो डायरेक्ट ही लीकेज हो जाना था, वो हम नहीं चाहते थे कि लीकेज हो जाए। ठीक है जी, पहले ये बात सवेरा समझ लेना, दूसरा पॉइंट तो रिपीट कर ही दूंगा, क्या कि एमपीसी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0.3 होगी तो वो तो इन्वेस्टमेंट वहीं डेड हो जाएगी, 30% आगे जाएगी, 70% रुक जाएगी। इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो पहली बात ये है, शाबाश, पहली बात ये है कि एमपीसी की वैल्यू फिक्स्ड होनी चाहिए। दूसरी बात ये एमपीसी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट रिपीट होनी चाहिए। रिपीट होने का मतलब सवेरा बेटी क्या है कि ये 75 जो है बिलियन, ये दोबारा फिर खर्च हो। अगर ये यहीं से गायब हो जाए, कोई लेके मुल्क से बाहर भाग जाए, तो बात खत्म हो गई। क्या ख्याल? ये रिपीट हो रहा है, ये देखो, ये रिपीट हो रहा है, दोबारा फिर उसने इकोनॉमी में खर्च कर दिया। ठीक हो गई बात? फिर दोबारा जब वो 56.25 बना, फिर रिपीट हो गया। ऐसा ना हो कि रिपीट ना हो, रिपीट ना हुआ तो फिर मसला गड़बड़ हो जाए। ठीक हो गई बात? अच्छा, और इकोनॉमी में कोई कैपेसिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट में, जब फुल एम्प्लॉयमेंट में फिर कोशिश की जरूरत ही नहीं, वो तो पहले फुल एम्प्लॉयमेंट में है। लिहाजा इकोनॉमी इज वर्किंग विद कैपेसिटी, इकोनॉमी कैपेसिटी के साथ काम कर रही हो, फुल कैपेसिटी पे काम ना कर रही हो। तो ये है इसकी 4 अजम्पशंस। अगर ये आ गई तो समझे मल्टीप्लायर की हमें समझ आ गई है। इसकी तफसीलात मैं आपको भेज देता हूँ। ये इसकी वो है अजम्पशंस, ये इसकी डिटेल है, थोड़ी सी मैंने लिखी है, ज्यादा नहीं है। उसको भी शार्ट करना है आपने। अगर ये मैंने 2 मिसालें दी है ना, आपने एक लेनी है। ठीक है, वो मैंने 2 बता दी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कंजम्पशन ऑफ 1 पर्सन बिकम्स इनकम ऑफ अनदर। ठीक है जी, और ये मैंने वो लिख दी वैल्यू, ये भी मैंने करा दी आपको वैल्यू। ठीक है, ये वो टेबल है जो मैंने हाथ से बनाया, आपने जो है प्रिंटेड फॉर्म में आ गया आपके पास। ठीक है जी, ये 3 तरीके हैं। देखो, पहले वाला मल्टीप्लायर ये मैंने आपको कराया है, ये भी बताया है, ये भी बताया। ये 3 मल्टीप्लायर के फार्मूलाज हैं, तीनों आपको कराए, ये मैंने गूगल से लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट टेस्ट 2 चैप्टर्स का होगा, चैप्टर 7 और 8 दोनों इकट्ठे करेंगे। कल इसका एक टॉपिक रह गया छोटा सा, वो करेंगे और बस कहानी खत्म इसकी कर देते हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब ये वाला सवाल का जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड काज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर टू फॉल? इसमें किसकी वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू फॉल करेगी? शाबाश, मैं अभी कर देता हूँ सुबह। जी शाबाश, जी शाबाश। अगर जो है एमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो एमपीसी की वैल्यू छोटी हो जाएगी, और वो छोटी होगी तो मजीद कंजम्पशन नहीं हो सकेगी। यही हमने कहा है कि एमपीसी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर एमपीएस की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर मल्टीप्लायर आगे काम नहीं करेगा, रिपीट होगा तो बहुत थोड़ा रह जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, अब कर लेते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम इसका बहुत सिंपल है। डायग्राम इतना सिंपल है कि आप कहेंगे सर छोड़े, हम खुद ही कर लेते हैं। ये देखें, इधर आ गई आपकी रियल इनकम,
ठीक है जी। इधर आ गया आपका जी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग। तो मैं लिख भी देता हूं कि यहां भूल ना जाए। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ये आपका 45 डिग्री एंगल लाइन है। क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर गए हो? ये आपका 45 डिग्री एंगल लाइन है, दिस वन। इसे हम C प्लस एस बी कहते हैं। ठीक है जी। और ये आपका जो है C प्लस आई है। ये आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आ गया, Y1। ठीक है जी। और ऐसी सूरत में अगर इन्वेस्टमेंट में इजाफा ये हुआ है तो हम ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट में इजाफा तो थोड़ा है, लेकिन इसकी निस्बत, ये इन्वेस्टमेंट ऐड हुई है ना इसके अंदर इकोनॉमी में, इसकी निस्बत इनकम में इजाफा काफी ज्यादा हो गया। Y2, ये डेल्टा Y है। So this is the diagram. Delta Y by delta I. This is the diagram. ये डायग्राम पहले भी आप बना चुके हैं। ये लाइन बड़ी टेढ़ी बनाई है, इसको सीधा कर दे। ये रही है, अब सीधी हो, ये लाइन सीधी हो। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको ये डायग्राम पसंद ना आए तो आप ये ना बनाए, ना पसंद आए तो ना बनाए। अब ये वाली डायग्राम बना लें। इधर इनकम है, इधर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये आपका सेविंग कर्व हो गया। ठीक है जी। ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। ये आपकी इनिशियल इनकम हो गई, Y1। ये इन्वेस्टमेंट में हमने इजाफा कर दिया, जो आपने भी टेबल में देखा। ये हमने इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर दिया। I2 हो गया, ये 1 ये 2 कर दो, ये Y2 हो गया। ये इनकम में इजाफा हो, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इक्वल मल्टीप्लाई। आप सिर्फ एरो से शो करेंगे इन्वेस्टमेंट में इतना इजाफा हुआ है, इनकम में इतना ज्यादा हुआ है, तो एरो से पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट की निस्बत इनकम में इजाफा बहुत ज्यादा हुआ, कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाई सिर्फ 100 बिलियन और इनकम बढ़ी 300 बिलियन, तो टू मच है। ठीक है जी। अच्छा, ये 400 नहीं, सॉरी, हमारे केस में 400 बढ़ी, 400 कर दे। ये लीजिए। अब मैं इसको कहता हूं ये डायग्राम 1 है, ये डायग्राम 2 है। आपको कौन सा डायग्राम पसंद आया, 1 के 2, कौन से वाला बनाना आप चाहेंगे? शाबाश। डायग्राम 1 जी बिल्कुल सही है।